बहुत 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 धन्यवाद मैडम। आ, आज इस संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रही एक तरह से महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर काक, संचालन कर रही सुनीता जी, रामलखन जी, उपस्थित प्राध्यापक प्राध्यापिकागण और अन्य महाविद्यालयों और देश की अन्य संस्थाओं से जुड़े प्राध्यापक प्राध्यापिकागण, बेटियों जो उपस्थित हैं विद्यार्थी के तौर पर यहाँ पर, आप सबका हार्दिक अभिवादन। मुझे अच्छा लग रहा है इस महाविद्यालय से जुड़कर। राम लखन जी ने एक दिन फ़ोन किया और कहा कि मैडम चाहती हैं कि एक व्याख्यान हो आपका हिंदी को केंद्र में रखकर। मुझे अच्छा लगा। यह भी अच्छा लगा कि मुंबई जैसे महानगर में केंद्रित एक महाविद्यालय में भाषा पर चर्चा होगी, हिंदी पर चर्चा होगी, भारतीय भाषाओं पर चर्चा होगी, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसा अभी अपने वक्तव्य में आदरणीय डॉक्टर कौल कह रही थीं, बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर उन्होंने इशारा किया कि हिंदी की जो वास्तविक स्थिति है उस पर उन्होंने उंगली रखी। और यह भी उन्होंने ठीक ही कहा कि विरत होने के कारण क्या हैं, क्यों लोग हिंदी या भारतीय भाषाओं से दूर हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके आसपास। इसीलिए मैंने जो इसका विषय रखा था वो हिंदी का भविष्य और भविष्य की हिंदी। इसकी जगह आप थोड़ा सा मतलब अगर कह लें आप कि एक जो संख्या बल की बात हटा दें तो इसकी जगह आप भारत की किसी भाषा का नाम रख सकते हैं। मराठी का भविष्य और भविष्य की मराठी, बांग्ला का भविष्य और भविष्य की बांग्ला रख सकते हैं आप। क्योंकि मेरा यह दृढ़ मानना है कि हिंदी नहीं, भारत की सभी भाषाएं, मैं बार बार ये वाक्य कहता हूँ, आज आपके बीच भी कह रहा हूँ कि भारत की सभी भाषाएं एक ही नाव में सवार हैं। इसलिए हमें साहचर्य की जरूरत है, हमें आपसी प्रेम की जरूरत है। हमें अगर दुराव आया, भारतीय भाषाओं में अगर दुराव आया तो इसका फायदा अनिवार्य रूप से अंग्रेजी को मिलेगा। और जब मैं ये कह रहा हूं तो स्पष्ट करूं कि मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूं। एक भाषा के रूप में मैं दुनिया की किसी भी भाषा का विरोधी नहीं हूं। जो अपनी भाषा को प्रेम करता है वह दूसरी भाषा का विरोध नहीं कर सकता। जैसे हम अपनी माँ को प्रेम करते हैं तो हम दूसरे को अपनी माँ से प्रेम करते देखकर प्रसन्न ही होते हैं, दुखी नहीं होते। हमारे भीतर का भाव और निर्मल होता है यह देखकर कि कोई अपनी माँ को प्रेम कर रहा है। तो अंग्रेजी के प्रति भी मेरे मन में बहुत सम्मान है, लेकिन भारतीय भाषाओं और हिंदी के प्रति जो सम्मान है उसको किनारे रखकर इस सम्मान के साथ कोई मतलब समझौता नहीं किया जा सकता है। एक तथ्य और भी है कि अब अंग्रेजी भी एक भारतीय भाषा है। पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में अब अंग्रेजी वहाँ की राजभाषा बन चुकी है। साहित्य अकादमी जैसा पुरस्कार अंग्रेजी में मिलता है। भारतीय ज्ञानपीठ ने भी अंग्रेजी को शामिल कर लिया है पुरस्कार की सूची में। तो बिल्कुल प्रस्तावना के तौर पर मैं कहूं कि जब मैं हिंदी की बात कर रहा हूं या भारतीय भाषाओं की बात कर रहा हूं तो मैं अंग्रेजी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं अंग्रेजी के वर्चस्व की आलोचना कर रहा हूं। मैं भाषिक साम्राज्यवाद की आलोचना कर रहा हूं। एक भारत जैसे भाषिक विविधता वाले देश में, लोकतांत्रिक देश में अंग्रेजी का वर्चस्व, और वह भी इस ढंग से वर्चस्व कि वह शासन की भाषा बन जाए, यह दुखद है, यह दुखद है। ठीक कह रही थी मैडम कि स्वाधीनता से पहले स्वाधीनता की लड़ाई में हिंदी ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। उस दौर के लोग जो स्वाधीनता आंदोलन में थे, उस दौर के जो बड़े महापुरुष थे, दर्जनों बड़े नाम,
दयानंद सरस्वती, महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी, बड़े बड़े नाम, ये सब लोग हिंदी के समर्थक थे। इन सब लोगों ने उस दौर में हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा। अब हम सब जानते हैं कि भारत में, स्वतंत्र भारत में राष्ट्रभाषा जैसा पद नहीं है, राजभाषा कहते हैं। अब हम हिंदी संविधान के अनुसार हमारी राजभाषा है, जिसका संदर्भ अभी आपने सुना भी था। लेकिन राष्ट्रभाषा कहा हिंदी को। अब हम सब मानते हैं कि भारत की सभी भाषाएं राष्ट्रभाषा हैं। हिंदी, मराठी, बांग्ला, उड़िया, तमिल, तेलुगु, जो भी भारत की भाषाएं हैं, मलयालम, कन्नड़, सब असमी, सब भारत, सब राष्ट्रभाषा है। इस राष्ट्र की भाषा है तो राष्ट्रभाषा है। लेकिन कोई एक भाषा तो सेतु भाषा होनी चाहिए। जो स्वाधीनता आंदोलन के पहले बनी वो हिंदी थी। आज भी हम ये जानते हैं कि अगर हिंदी आती हो तो बहुत ठीक ढंग से न सही, आंशिक ढंग से ही सही, फिर भी भारत के किसी कोने में आप जाएं, काम हो जाता है, काम चल जाता है। अंग्रेजी को लेकर जाएंगे तो ये नहीं होगा। अंग्रेजी के माध्यम से आप अगर पूरे देश में जाना चाहें तो जो अभी भी वंचित तबका है, जो बहुत साधारण लोग हैं, वहां तक अंग्रेजी नहीं पहुंची है। टूटी फूटी हिंदी तो है उनके पास, वो परंपरा से उनको मिल गई। स्वाधीनता आंदोलन से लेकर अब तक जो उनकी पारिवारिक परंपरा भी रही, उसमें उनको वो मिल गई। कभी हम लोगों को विचार करना चाहिए कि ऐसा कैसे हुआ कि स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई तो हिंदी और भारतीय भाषाओं में लड़ी गई, मुक्ति की लड़ाई थी, लेकिन यह क्यों हुआ कि जो भाषा की गुलामी है, यानी जो साम्राज्यवाद की पोषक भाषा थी, उसकी गुलामी से हम मुक्त नहीं हो सके। उसकी मानसिक जो गुलामी थी वो हम लोगों में कहीं ना कहीं बनी रह गई। और इसका परिणाम यह हुआ कि स्वाधीनता के बाद जो एक नया मध्य वर्ग बना था, उस मध्य वर्ग ने हिंदी को बहुत प्रेम के साथ स्वीकार किया, लेकिन उसकी जो अगली पीढ़ी आई वो अंग्रेजी में दक्ष हो गई। आप सब जो बच्चियां हैं अभी, जो छोटी हैं, उनको ये नहीं पता, लेकिन जो मेरी आयु वर्ग के लोग हैं वो सब जानते हैं कि 80 के दशक में, 90 के दशक तक जो मध्यवर्गीय घर होते थे, वहां पर मुंबई से ही निकलने वाली धर्मयुग जैसी पत्रिका, बड़ा इतिहास है उसका, मुंबई से ही निकलती थी वो धर्मयुग जैसी पत्रिका, दिल्ली से निकलने वाली साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसी पत्रिका, दिनमान जैसी पत्रिका, जो है वो जिसको ड्राइंग रूम आप कहते हैं, उस कक्ष में ये पत्रिकाएं रखी जाती थीं। हिंदी के कुछ अखबार होते थे, कम से कम एक अखबार तो होता ही था। लेकिन जैसे हम पिछली शताब्दी के अंतिम दशक में आए, ये चीजें अपनी जगह से हटने लगी, ये चीजें अपनी जगह से विस्थापित हो गई। वहां पहले कुछ दिन तक अंग्रेजी की चीजें आई, उसके बाद अब सजावट के सामान आ गए। एक तरह से आप देखें तो पढ़ने की अभिरुचि का भी ह्रास हुआ। अब आप बहुत कम घर पाएंगे जहां पत्रिकाएं खरीदी जाती हैं, चाहे वो अंग्रेजी की ही क्यों न हो। हिंदी की छोड़िए, भारतीय भाषाओं की छोड़िए, तो एक पढ़ने की रुचि का ह्रास हुआ। मैं उस पर बाद में बात करूंगा। मैं ये कहना चाहता था कि मध्य वर्ग आया, उस दौर में जो पूंजीपति आए, जो मीडिया घराने आए, उन लोगों ने हिंदी के अखबार निकाले, हिंदी की पत्रिकाएं निकाली। वो टाइम्स ग्रुप ने निकाला हो, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ने निकाला हो, तमाम इस तरह के जो ग्रुप थे, उन हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप ने निकाला हो। इन लोगों ने पत्रिकाएं निकाली, अखबार निकाले। लेकिन 30-40 वर्ष बीतते बीतते स्वाधीनता के ये चीजें, ये रुचि, यह आग्रह मध्यम पड़ने लगा। और हुआ वही जो मैं अभी कह रहा था आपसे कि हिंदी धीरे से ये चीजें किनारे हो गई। बहुत तेजी से हिंदी के अखबार बंद हुए। बड़े स्तर पर निकलने वाले जो हिंदी के अखबार थे वो बंद हो गए। स्थानीय स्तर पर निकलने वाले अखबार आए। हिंदी में अखबारों की अभी कमी नहीं आई है, मेरे इस वक्तव्य का यह निष्कर्ष मत निकालिएगा, लेकिन बहुत तेजी से बड़े पैमाने पर जो एक राष्ट्रीय संस्करण निकलने का मामला था वो सब कम हुआ। हिंदीतर राज्यों में भी हिंदी के अखबार बड़ी रुचि के साथ
पढ़े जाते थे, देखे जाते थे। उस दौर में बांग्ला के बड़े रचनाकार, भारत के बड़े रचनाकार, बांग्ला में लिखने वाले महान भारतीय रचनाकार रविन्द्रनाथ ठाकुर ने एक व्याख्यान दिया था हिंदी में, एक कविता भी लिखी थी, हिंदी बांग्ला और अंग्रेजी मिश्रित बात करते थे वो लोग। गांधी जी के बारे में तो आप सब जानते हैं कि वो हिंदी में काम करते थे। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का अपना ग्रंथ लिखने के लिए हिंदी का चयन किया। वो संस्कृत जानते थे, मातृभाषा उनकी गुजराती थी, उन्होंने हिंदी का चयन किया क्योंकि वो जानते थे कि हिंदी के माध्यम से ही भारत के कोने कोने तक पहुंचा जा सकता है। क्योंकि स्वाधीनता आंदोलन में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर तरफ हिंदी थी, वहां की भाषा के साथ गलबहियां करती हुई, वहां की भाषा के साथ एकदम कदम से कदम मिलाती हुई, सखी की तरह। अच्छा लगा आपकी प्राचार्य अपनी एक मित्र को सखी कहते हुए उन्होंने संबोधित किया। तो ये भारत, हिंदी जो है वो भारतीय भाषाओं की सखी की तरह रही स्वाधीनता आंदोलन में। इसलिए मैं आज भी कहता हूं कि जितनी भारतीय भाषाएं हैं वो एक तरह से अगर हम हिंदी को अपनी मां कहें तो मौसियां हैं, और वो हमारे लिए प्रिय हैं, उतनी ही प्रिय है। हिंदी का वर्तमान, थोड़ा सा संकेत आपने अब मैडम के वक्तव्य में भी पाया उसका। हिंदी का वर्तमान दो तरह से हम देख सकते हैं। एक तो यह बहुत अच्छा है, सचमुच बहुत अच्छा है। हिंदी में रोजगार दिखाई दे रहा है, अखबारों में रोजगार है, मीडिया चैनल में रोजगार है, विज्ञापन हिंदी में है, सिनेमा हिंदी में बनता है, सीरियल हिंदी में बनते हैं, वेब सीरीज हिंदी में बनती हैं। हिंदी में सरकारी नौकरियों में अनुवादक का काम है, शिक्षक की नौकरी तो है ही है। पूरी दुनिया में आप देखें तो हिंदी का वर्ताव करने वाले 1 अरब से अधिक लोग हैं। पूरा अगर भारत को पूरा जोड़ लें और बाहर को तो 1.5 अरब से अधिक लोग हैं जो आंशिक रूप से ही सही कम से कम हिंदी का व्यवहार करते हैं। और ठीक कह रही थी कि एक बड़ी भाषा है हिंदी, और आने वाले दिनों में भी एक बड़ी भाषा के रूप में इसके रहने की स्थिति है, संभावना है, और वो रहेगी। तो वर्तमान एक अर्थ में बहुत सुखद है, लेकिन पर्दे के पीछे थोड़ा देखने की जरूरत है। पर्दे के पीछे यह है कि अगर आप ठीक ढंग से अंग्रेजी नहीं जानते हैं, जानती हैं, तो आप हिंदी के मीडिया चैनल्स में अच्छी नौकरी नहीं पा सकते। वहां आपको बोलना है हिंदी में, आपको तैयार करना है हिंदी में, लेकिन पीछे सब कुछ आपको अंग्रेजी में मिलेगा। वहां आपसी संवाद की भाषा लगभग 60 से 65% अंग्रेजी है। ऐसी हिंदी अखबारों की भी स्थिति, वहां बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारी चीजें अंग्रेजी में मिलती हैं, अंग्रेजी में आती हैं वहां पर, और उसको हिंदी में अनुदित करना होता है, उसका तर्जुमा करना होता है। विज्ञापनों की दुनिया भी ऐसे ही है। विज्ञापन बनाने वाले जितने लोग हैं वो सब अंग्रेजी में व्यवहार करते हैं, संवाद करते हैं। सिनेमा बनाने वाले अंग्रेजी में संवाद और व्यवहार करते हैं। अब तो स्क्रिप्ट में भी स्थिति ये आ गई है कि उनको जो मतलब सिनॉप्सिस और तमाम चीजें अंग्रेजी में देनी पड़ती हैं। बाद में पटकथा लिखने का मामला है तो अब वो देवनागरी के बदले रोमन में भी लिखने का मामला आ गया है। बहुत से लोग जिनकी सारी पढ़ाई मतलब हिंदी माध्यम में कभी हुई ही नहीं, या हिंदी बस नाम मात्र का उन्होंने पढ़ लिया, उनके लिए देवनागरी पढ़ना भी मुश्किल है। उनका रोजगार हिंदी से चलता है, लेकिन उसके पीछे का जो पूरा मामला है वो अलग दृश्य है। तो हिंदी का वर्तमान जो है वह, उसका वैभव हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पीछे जो चीजें चल रही हैं वो नहीं दिख रहा है। दरअसल जहां हिंदी है वहां मुकम्मल हिंदी होनी चाहिए, अन्यथा धीरे धीरे जिस तरह ये पत्रिकाएं ड्राइंग रूम से चली गईं, ये अखबार ड्राइंग रूम से चले गए, धीरे धीरे शायद ये चीजें भी खत्म होने लगेंगी। आप देखें तमाम वेब सीरीज की भाषा देखें इन दिनों, उसमें 50 से 60% 50 से 60% जो है वो अंग्रेजी आ गई है। हम सब भी बोलते बोलते अब अंग्रेजी बोलते हैं, और ये हिंदी की उदारता है। और मैं अभी भविष्य की हिंदी की बात करूंगा तो इसका संदर्भ लूंगा मैं।
तो ये स्थितियां वेब सीरीज आप देख रहे होंगे, जो युवा हैं उनके बीच बहुत लोकप्रिय है वेब सीरीज। आप उनकी भाषा देखें, वो हिंदी की वेब सीरीज हैं, लेकिन वो अधिकतर जो संवाद हैं वो अंग्रेजी में है, बीच बीच में हिंदी है, इधर से उधर से। एक दौर था जब जो जिसे हिंदी उर्दू सिने उद्योग आप कहते हैं, हिंदी सिनेमा उद्योग कहते हैं, वहां हिंदी और उर्दू से काम चलता था। राजकुमार जैसे अभिनेता उर्दू में ही स्क्रिप्ट मांगा करते थे, पटकथा मांगा करते थे। ये स्थिति चली गई, ये बीत गई, ये अब नहीं रही। मध्यवर्ग, आज हिंदी मध्यवर्ग की मुख्य भाषा नहीं है। आजादी के तुरंत बाद वंचित वर्ग की भाषा तो थी ही हिंदी, आज भी वो वंचित वर्ग की भाषा है, लेकिन जिस मध्य वर्ग ने उसे कलेजे से लगाया था, हृदय से लगाया था, उस मध्य वर्ग ने बहुत धीरे से उससे अपना पल्ला छुड़ा लिया है। उसकी नई पीढ़ी अंग्रेजी ना हो गई, और उसके बाद की पीढ़ी यानी कि अब एक तरह से आजादी के तुरंत बाद जो मध्य वर्ग बना था, उसकी तीसरी और चौथी पीढ़ी आ गई है, और अब उन परिवारों में 70 से 75% आचरण अंग्रेजी का है, 25% आचरण हिंदी का रह गया है। धीरे धीरे हिंदी या भारतीय भाषाएं, और ये सिर्फ हिंदी में नहीं हुआ, यह सभी भाषाओं के साथ हुआ है, ये सभी भाषाओं के साथ हुआ है। भारत की लगभग सभी भाषाओं का जो अभिजन वर्ग है वह अंग्रेजी का व्यवहार करता है, वो अंग्रेजी का व्यवहार करता है। इसको लेकर कभी भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि किसी खास भाषा भाषी को देखकर जब आप देखते हैं कि वो आपस में मातृभाषा में बात करते, तो सोचते हैं कि नहीं, हिंदी वाले तो बड़ा संकोच करते हैं बात करने में। ऐसा नहीं है, वहां पर भी जो वर्ग बोध है वो बहुत गहरा है। ये बातें जब मैं कह रहा हूं तो आत्ममूल्यांकन के लिए कह रहा हूं मित्रों, क्योंकि अगर हम लोग आत्ममूल्यांकन नहीं करेंगे तो हिंदी को और भारतीय भाषाओं को उनका उचित महत्व नहीं दिलवा पाएंगे। अगर हम सिर्फ गुडी गुडी बोलेंगे, अगर हम सिर्फ ये कहेंगे कि सब कुछ अच्छा है, तो दरअसल जो लोग हिंदी और भारतीय भाषाओं के विरुद्ध साजिश कर रहे हैं, वे लोग अपनी साजिश में सफल हो जाएंगे, वे लोग जीत जाएंगे। इसलिए आत्ममूल्यांकन बहुत जरूरी है इन दिनों। अगर हम नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत होगी। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, एक समय था, मैं आपको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की याद दिलाऊं, जब हम स्वाधीनता आंदोलन में थे, स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहे थे, तो महात्मा गांधी ने उस दौर में कहा था, 27 दिसंबर 1917 को उन्होंने कलकत्ता में, आज कोलकाता है, उसमें एक व्याख्यान दिया था, और व्याख्यान देते हुए उन्होंने कहा था, सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, कि यदि हम अंग्रेजी के आदी नहीं हो गए होते तो यह समझने में हमें देर नहीं लगती कि अंग्रेजी के शिक्षा का माध्यम होने से हमारी बौद्धिक चेतना जीवन से कटकर दूर हो गई है। हम अपनी जनता से दूर हो गए हैं। जाति माने राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ विभागों का विकास रुक गया है, और जो विचार हमें अंग्रेजी से मिल रहे हैं उन्हें हम जनता में फैलाने में नाकामयाब रहे हैं। तब के लिए गांधी जी कह रहे थे कि पिछले 60 वर्षों में हमने विचित्र विचित्र शब्दों का उच्चारण सीखा है, जो विरासत हमें अपने बाप दादों से मिली थी। उसके आधार पर नव निर्माण करने के बदले हमने उस विरासत को भूलना सीखा है। इस दुर्गति की मिसाल सारी दुनिया में नहीं है, यह तो राष्ट्रीय शोक का विषय है। आज गांधी जी के इस कथन को 104 वर्ष बीतने को आए। गांधी जी अंग्रेजी में दक्ष थे, अपनी मातृभाषा में उन्होंने प्रचुर लेखन किया, हिंदी में काम किया उन्होंने इस राष्ट्र के लिए, हम सब के लिए। ये गांधी जी की चिंता थी। यह चिंता उस दौर के हर उस संवेदनशील व्यक्ति की थी जो इस महान राष्ट्र से प्रेम करता था, और हम सब जो करते हैं। स्वराज और स्वभाषा, एक सेतु भाषा हिंदी, और हमारी भारतीय भाषाएं, अत्यंत संपन्न भारतीय भाषाएं। हमारी लगभग सभी भारतीय भाषाएं मौखिक और लिखित दोनों तरह के साहित्य से संपन्न है। लेकिन स्वाधीनता के बाद मित्रों, हम ज्ञान विज्ञान को हिंदी और भारतीय भाषाओं में नहीं ला पाए।
सिर्फ किस्सा कहानी कविता से भाषा का विकास नहीं होता है। यह एक जरूरी पक्ष है किसी भी भाषा का, लेकिन ज्यादा जरूरी यह है कि यह जो प्रतियोगिता का दौर है पूरी दुनिया में, हम विज्ञान की सामग्री उपलब्ध नहीं करा पाए भारतीय भाषाओं में, हिंदी में जितना चाहिए था। हम जो मेडिकल साइंस की चीजें थी उनको उपलब्ध नहीं करा पाए, हम अभियांत्रिकी की चीजें उपलब्ध, इंजीनियरिंग की चीजें उपलब्ध नहीं करा पाए, हम समाज विज्ञानों को उपलब्ध नहीं करा पाए। और हुआ यह कि जिन्हें हिंदी प्रदेश कहते हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, अब लगभग 11 राज्य हैं अब इस तरह के। इन राज्यों में भी आरंभिक तौर पर 12वीं तक की किताबें विज्ञान की भी, समाज विज्ञान की भी हिंदी में बनी, लेकिन बाद की जो प्रतियोगिता थी, ये बच्चे जो बहुत मेधावी थे, जो गणित में बहुत मेधावी थे, भौतिकी में बहुत मेधावी थे, रसायन में, विज्ञान में बहुत मेधावी थे या हैं, ये हिंदी में या तमिल में या मलयालम में ये इंजीनियरिंग की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर सकते थे। जब ये भाषाएं, पहले तो माध्यम नहीं दिया गया आईआईटी में और तमाम जगहों पर कि आप हिंदी में परीक्षा दे सकते हैं, तो ये बाहर हो जाते थे उस प्रतियोगिता से ही। तो पॉलिटेक्निक करते थे और जाहिर है कि निचले स्तर से शुरुआत करते थे, बड़ी प्रतिभा के बाद, बड़े ज्ञान के बाद भी। बाद में जब कहा गया कि आप हिंदी में भी ये परीक्षाएं दे सकते हैं, तो इन बच्चों ने बहुत तेजी से सफलता अर्जित की, आईआईटीज में, मेडिकल में अर्जित की, लेकिन वहां का पूरा पर्यावरण जो था वह अंग्रेजी का था। एक आभिजात्य लोक बना रखा हमारे समाज में आईआईटीज को, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको, और वहां अंग्रेजी ही अंग्रेजी थी। बाद में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय बना, जहां का मैं पढ़ा लिखा हूं। हम लोग तो कभी कभी वहां मजाक करते थे उस दौर में जब हम लोग विद्यार्थी थे कि यहां तो कुत्ते भी अंग्रेजी में भौंकते हैं। ऐसा पर्यावरण बनाया ये अंग्रेजी, यह पर्यावरण अंग्रेजी को होना चाहिए। एक अंतरराष्ट्रीय संवाद के लिए बहुत जरूरी है कि अंग्रेजी हो हमारे पास, हम दक्ष हो उसमें, लेकिन अपनी भाषाओं की शर्त पर तो नहीं हो सकता ये। दूसरे का घर अच्छा बने, लेकिन अपना घर गिरा के तो ये नहीं हो सकता। हम लोगों ने अपने घर गिरा दिए, हम लोग किराए के घर की महिमा गाने लगे। किराए का घर कितना भी सुंदर हो, अपना नहीं हो सकता, उसमें वो आत्मीयता आप महसूस नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों ने किया। यहीं पर मैं अंग्रेजी को लेकर एक बात और कह दूं कि अंग्रेजी में भी एक अंतर है। आजादी से पहले की अंग्रेजी पूरी तरह साम्राज्यवाद की पोषक थी। कुछ स्वाधीनता संग्राम के सिपाही जो अंग्रेजी पढ़कर आए, उन्होंने उसका कायांतरण करने की कोशिश की, यानी अंग्रेजी में भी मुक्ति की चेतना भारत के संदर्भ में लाने की कोशिश की उन्होंने। आजादी के बाद अंग्रेजी का भारतीयकरण हुआ, लेकिन जाने अनजाने वह सत्ता की भाषा बनी रही, और सत्ता की भाषा होने के कारण बहुत अहित हुआ भारतीय भाषाओं का। जब अंग्रेजी के सत्ता की भाषा बने रहने से लोगों को लगा कि अंग्रेजी नहीं आएगी तो हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरी चाकरी नहीं मिलेगी, और एक तरह की हीन भावना आने लगी। आप अपनी मातृभाषा खूब बढ़िया बोल सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं, लेकिन अगर अंग्रेजी नहीं आती पढ़ना और लिखना, तो लोगों में हीन भावना आ जाती थी। और लोगों ने इस हीन भावना को बढ़ावा भी दिया, वो हम ही लोगों के बीच से लोगों ने दिया। ये सुखद है कि यह हीन भावना अब दूर हुई है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी, मेडिकल कॉलेजेस में भी, आईआईटीज में भी लोग अपनी मातृभाषाएं अब धड़ल्ले से बोलते हैं। हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, ये तमाम भाषाएं लोग वहां बोलते हैं। अब ये दूर हुई, लेकिन एक भाव अब भी बना हुआ है कि लोगों को इस बात से शर्म नहीं आती कि उनके बेटे को मतलब अंग्रेजी नहीं आती। अब उनके क्या कहते हैं, बेटे को अंग्रेजी आती है, ये उनके लिए मतलब गर्व का विषय है। लेकिन इस बात में अधिक गर्व महसूस करते हैं लोग कि उनके बच्चे को हिंदी नहीं आती। अक्सर आप मिडिल क्लास परिवारों से मिलिए तो
आपको 40 से 50% ऐसे परिवार मिलेंगे जहां छोटे बच्चे से आपका परिचय कराएं, कहेंगे कि इसका सब कुछ अच्छा है, इसे हिंदी में थोड़ा कमजोर है ये, और ये इस कहने में एक आंतरिक गर्वबोध होता है उनको, जो कि वहां हीन भावना होनी चाहिए। इसके लिए एक तरह की हीन भावना ना कहूं बल्कि शर्म होनी चाहिए कि आप भारत की एक भाषा बच्चा नहीं सीख पा रहा है, अंग्रेजी सीख ले रहा। एक बच्चा तो कोरी स्लेट की तरह होता है, उसे जो जो सिखाइएगा वो सीख लेगा, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, मराठी, जो सिखाइएगा सीख लेगा, एकदम कोरी स्लेट होता है। वो भाषा आसपास से ही सीखता है सारी चीजें। तो इस वर्तमान हमारा जो है वह भाषा के संदर्भ में, हिंदी के संदर्भ में और भारतीय भाषाओं के संदर्भ में यह जटिल समय है। इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। अगर हम इसको नहीं समझ पाएंगे तो दिक्कत होगी। आजादी के बाद एक चीज और भी हुई कि जो तमाम हिंदी के लिए शब्दकोश तैयार किए गए वो बहुत जटिल तैयार किए गए। डॉक्टर रघुवीर जैसे लोगों ने बड़ा काम किया, लेकिन वह चूक गए कि ऐसे शब्दों का शब्दकोश बनाना चाहिए था समाज विज्ञान के लिए भी, विज्ञान के लिए भी, जो लोकप्रिय शब्द थे। वो संस्कृत से अंग्रेजी के आधार पर संस्कृत से या किसी भाषा से उसका तत्समीकरण करके जो शब्द बनाए गए वो लोगों में लोकप्रिय नहीं हो पाए। आज भी आप बहुत सारे ऐसे तत्सम शब्द हैं जो सहजता से जो हिंदी पढ़े लिखे लोग हैं वो भी स्वीकार नहीं कर पाते, उन्हें उसमें सहज नहीं हो पाते। तो जरूरत इस बात की है कि हम लोग सहज हिंदी की ओर बढ़ें, ऐसी हिंदी की ओर बढ़ें जो आसानी से स्वीकार कर ली जाए। इसलिए मैं तरह तरह की हिंदियों का समर्थक हूं। मुझे ये जो मुंबई वाली हिंदी है, जिसे कभी बम्बैया हिंदी कहते थे, मुझे वो आकर्षित करती है। अंग्रेजी का विकास इसीलिए हो पाया कि उसने तरह तरह की अंग्रेजियों को महत्व दिया। ऑस्ट्रेलिया की अंग्रेजी अलग है, अमेरिका की अंग्रेजी अलग है, ब्रिटेन की अंग्रेजी जिसको हम यहाँ एक तरह से मानते हैं वो अलग है। भारत के भीतर देखिए अंग्रेजी का उच्चारण अलग अलग तरह का है, कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन हिंदी में कोई खराब उच्चारण कर दे तो कई लोग हंसने लगते हैं। यह जो भाव है इसको बदलने की जरूरत है। एक मराठी हिंदी बोलेगा तो वो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की तरफ के रहने वाले की तरह नहीं बोलेगा, वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले की तरह नहीं बोलेगा, क्योंकि उसकी जिह्वा का अभ्यास अलग है। एक उड़िया अगर हिंदी बोलेगा उसकी जिह्वा का अभ्यास अलग है, अलग अलग हिस्सों की जिह्वा का अभ्यास अलग है। तो हमें तरह तरह की हिंदियों को महत्व देना होगा। हिंदी का भविष्य तभी उज्जवल होगा। आप देखिए क्या है कि हम तरह तरह की संस्कृत को महत्व नहीं दे पाए, इसलिए इतनी महान भाषा दुनिया में, ऐसी महान भाषा मतलब आसानी से नहीं, जिसका व्याकरण मतलब संस्कृत व्याकरण जैसा तो कोई व्याकरण ही नहीं है दुनिया में। इतना महान साहित्य, कालिदास जैसा कौन है, भवभूति जैसा कौन है, वाल्मीकि जैसा कौन है, लेकिन संस्कृत हमारे आचरण की भाषा नहीं रह गई। वो क्लासिक हो गई लेकिन आचरण में नहीं रही। भाषा का क्लासिक होना अच्छी बात है, सुख का विषय है, लेकिन उसका आचरण से बाहर हो जाना विडंबना की बात है। हम लोग हिंदी और भारतीय भाषाओं के लिए ऐसी विडंबनाएं सृजित नहीं करना चाहते कि वो सिर्फ क्लासिक हो जाएं, उनके जानने वालों को कभी श्रीफल, साल और कुछ पुरस्कार दे करके सम्मानित किया जाए और लोग सिर्फ अंग्रेजी बोलें। भाषा तो रक्त में बहती है, मातृभाषाएं रक्त में बहती हैं। ये बहुत सुख का विषय है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है अभी अभी, उसने भारतीय भाषाओं पर, हिंदी पर और संस्कृत पर फोकस किया है। यही मैं एक बात और कह दूं कि हिंदी इस मामले में बहुत उदार रही है और इस उदारता को और बढ़ाना है कि उसे भारतीय भाषाओं से ढेर सारे शब्द ग्रहण किए हैं उसने और करना है, उसको अंग्रेजी से भी करना है। उसको लाइए, शब्दकोश बढ़ाते जाइए। शुद्धतावादी नहीं होना है। शुद्धतावादी अगर होंगे तो हिंदी का भविष्य उस ढंग का नहीं बनेगा जैसा हम लोग चाहते हैं। एक प्रमुख भाषा है और वह बनी रहे, इसलिए शुद्धतावादी आचरण छोड़ना होगा।
भाषा तो बहता नीर है, उसके साथ जुड़ती जाती हैं चीजें। तो हमको ब्रेकर नहीं लगाने हैं, हमें बांध नहीं बांधने हैं, हमें तो इसे समुद्र की तरफ और मतलब विशाल समुद्र में बदलना है। तो ये चीज हमें लगातार करना होगा। हमारी भाषा संपन्न बने, इसके लिए अनुवादों की जरूरत है, और सिर्फ साहित्य के अनुवाद की नहीं, ज्ञान विज्ञान की किताबों के अनुवाद की जरूरत है। आज दुनिया में बड़ा शोध होता है, पता चलता है कि हिंदी वाले या मराठी वाले सिर्फ उसका समाचार सुन के रह जाते हैं। वो शोध पत्र अंग्रेजी में होता है, फ्रेंच में होता है, जर्मन में होता है, वो अंग्रेजी में अनुदित हो जाता है, लेकिन हिंदी में नहीं हो पाता। हिंदी में जरूरत है कि विज्ञान, टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस के जो रिसर्च पेपर्स आए वो हिंदी में अनुदित हों, भारतीय भाषाओं में अनुदित हों, ताकि सीधे वो ज्ञान उस भाषा वाले में आए, ताकि वो एकदम अद्यतन हो। उसके भीतर ये ना रहे कि हमको अंग्रेजी आती तो मैं ये पढ़ लेता। भाई मराठी आती है, हिंदी आती है, पर्याप्त है। ये बांग्ला आती है, कश्मीरी आती है, पर्याप्त है। इसमें भी वो चीजें आनी चाहिए। तो हिंदी में जरूरत है अनुवाद की, और भारतीय भाषाओं में जरूरत है ज्ञान विज्ञान के चीजों के अनुवाद की। साहित्य तो लिखा जा रहा है और लगातार बेहतर लिखा जा रहा है। मैं हिंदी की बात करूं तो इस समय एक साथ हजारों प्रतिभाशाली कवि, कथाकार, आलोचक सक्रिय हैं और लिख रहे हैं, और वो लगातार उसको आगे ले जा रहे हैं जहां तक साहित्य है। यही भारतीय भाषाओं की स्थिति है। लेकिन ज्ञान विज्ञान नहीं होगा। अचानक कोई आपसे पूछ देगा कि भाई एक फला किताब आई है इस विषय पर, लीजिए फिजिक्स को लेकर कोई किताब आई है, हिंदी में है क्या, हम नहीं बता पाते। कुछ टेक्स्ट बुक जो आरंभिक तौर पर तैयार किए गए थे, उनके अलावा कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे 12वीं तक हिंदी माध्यम से पढ़े बच्चे भी कोशिश करके अंग्रेजी की ओर चले जाते हैं। संघर्ष करते करते उनको अंग्रेजी आ जाती है। ये अंग्रेजी की एक खासियत तो है कि वो आसानी से लोग सीख लेते हैं उसको। हिंदी के साथ भी है, हिंदी भी आसानी से सीखी जा सकती है। हिंदी बिल्कुल कठिन भाषा नहीं है, हिंदी बिल्कुल कठिन भाषा नहीं है। आप सब जो इसको पढ़ रही हैं, और आप में से कई लोगों की मातृभाषा जिनकी हिंदी नहीं है, वो भी जानती हैं इस बात को कि हिंदी कठिन भाषा नहीं है। तो ये हम लोगों को देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। गांधी जी ने कभी कहा था कि अगर स्वराज अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों का और उन्हीं के लिए होना है तो निसंदेह अंग्रेजी ही राष्ट्रभाषा होगी। लेकिन अगर स्वराज करोड़ों भूखे मरने वालों, निरक्षरों और दलितों और अंत्यजों का हो और उन सबके लिए होने वाला हो, तो हिंदी ही एकमात्र राष्ट्रभाषा हो सकती है। तब राष्ट्रभाषा के पद में बात हो रही थी, इसलिए गांधी जी ने ये कहा था। आज हिंदी राजभाषा है, लेकिन व्यवहार में वो राजभाषा नहीं है। व्यवहार में तो अंग्रेजी राजभाषा है। सारा पत्राचार अंग्रेजी में होता है। केंद्र भी सारा पत्राचार राज्यों से अंग्रेजी में करते हैं, राज्य केंद्र से अंग्रेजी में करते हैं। कितना अच्छा होता कि केंद्र राज्यों से हिंदी में वार्तालाप करता, राज्य अपने भीतर अपनी राज्य की भाषा में बात करते और केंद्र से हिंदी में बात करते, और सबके वहां अंग्रेजी दक्षता वाले लोग भी होते, ताकि जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का कोई प्रसंग आए तो अंग्रेजी में भी बातचीत हो सके। हमने भाषा को साधन नहीं, हमने भाषा को शासन का हथियार बना लिया। हमने माने अंग्रेजी के माध्यम से। भाषा साधन है, और आजादी के बाद एक लोकतांत्रिक देश में तो उसको साधन ही रहना चाहिए था, क्योंकि शासन भाषा से नहीं होता। शासन तो प्रतिबद्धता से होता है। इस महान देश या किसी भी देश में जो लगाव है, उस लगाव से शासन किया जाता है, दूरदृष्टि से शासन किया जाता है। भाषा तो माध्यम है, लेकिन हमने इस भाषा को माध्यम नहीं, हमने उसी को साध्य मान लिया, और साध्य मानकर हमने भारतीय भाषाओं के साथ और हिंदी के साथ अन्याय किया। ये वह समय है जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, और एक बार फिर से हमें भारतीय भाषाओं की ओर जाना है। और जब मैं ये कह रहा हूं तो इस बात को ध्यान रखिए मित्रों कि भारतीय भाषाओं की ओर जाने का यह मतलब नहीं है कि सिर्फ विद्यालयों में भारतीय भाषाएं पढ़ाई जाएं। भाषाओं का पढ़ाया जाना और पूरे अध्ययन का माध्यम होना दो बातें हैं। जब तक ये हिंदी और भारतीय भाषाएं
पढ़ने पढ़ाने का माध्यम नहीं बनेंगी, तब तक यह पर्यावरण नहीं बदलने वाला। आप मराठी पढ़ लेंगी, मैंने हिंदी पढ़ लिया, कोई बांग्ला पढ़ लेगा, कोई कश्मीरी पढ़ लेगा, कोई तेलुगु तमिल पढ़ लेगा, इससे परिदृश्य नहीं बदलेगा। परिदृश्य इससे बदलेगा जब पूरी पढ़ाई इन भाषाओं में होने लगे और हिंदी एक प्रेम के साथ सेतु भाषा स्वीकार कर ली जाए सही अर्थों में, तब जाकर हम हिंदी और भारतीय भाषाओं की वास्तविक संपन्नता की बात करेंगे। वही दिन होगा और यह स्थिति बन सकती है इस नई शिक्षा नीति के साथ, यदि हम लोग आत्मबल का परिचय दें और सब कुछ सरकारों पर न छोड़ दें। बहुत सारा परिवर्तन हम लोगों को करना होता है। व्यक्तियों से शुरू होता है परिवर्तन, परिवार से शुरू होता है परिवर्तन, समाज की ओर जाता है। हम लोग सोचते हैं केंद्र से कोई परिवर्तन होगा और वो फिर विकेंद्रित होगा, ऐसा नहीं, बहुत सामान्य नहीं है। नियम बनाकर जब कोई चीज लागू किया जाता है तो डर करके कुछ दूर तक लोग उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन वो चीज चल नहीं पाती है, वो चल नहीं पाती है चीज। इसलिए हमें आत्मचेतस होकर के इस तरफ बढ़ना होगा। यदि हम हिंदी में पढ़ाएंगे, हिंदी को माध्यम बनाएंगे, भारतीय भाषाओं को माध्यम बनाएंगे, तो जो सबसे बड़ी चीज होगी वह होगा कि सांस्कृतिक अकेलापन मिटेगा। आप देखिए बहुत तेजी से नई पीढ़ी सांस्कृतिक अकेलेपन का शिकार है। उसके पास पैकेज है, पैसा है, यात्राएं हैं, लेकिन सांस्कृतिक अकेलापन है और सांस्कृतिक अकेलापन आदमी को तोड़ देता है, तोड़ देता है। मातृभाषाओं से जुड़कर, हिंदी से जुड़कर हम सांस्कृतिक अकेलेपन को दूर करेंगे, सांस्कृतिक अकेलेपन से बचाव करेंगे, अपनी संस्कृति से भी जुड़ाव बनेगा। मातृभाषाओं में ही वो पद होते हैं, वो शब्द होते हैं जो सीधे सीधे हमें संस्कृति से जोड़ देते हैं। गोदान जब हम कहते हैं तो हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम क्या कहना चाहते हैं। गोदान एक सांस्कृतिक पद है, वो बताता है। उसके पक्ष विपक्ष की बात बाद में कीजिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये तमाम इस तरह के हजारों शब्द जो भाषा में होते हैं हमारी, वो सीधे हमें संस्कृति से जोड़ देते हैं, हमें इस मिट्टी से, इस मातृभूमि से जोड़ देते हैं। और ये बराबर कहा जाता है कि मां, मातृभाषा और मातृभूमि का कोई विकल्प नहीं होता है। मां, मातृभाषा और मातृभूमि का कोई विकल्प नहीं होता है। हम दुनिया की किसी भाषा में दक्ष हो जाएं, लेकिन अगर अपनी मातृभाषा नहीं आती तो हम बहुत अकेले और एक तरह से बहुत विपन्न व्यक्ति होंगे। हम अपनी भाषाओं के इतिहास से दूर हो रहे हैं, ये एक दुख का विषय है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद मित्रों, मैं अब भी आश्वस्त हूं कि जैसे आज मैं बात कर रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो हिंदी को लेकर, भारतीय भाषाओं को लेकर आत्ममूल्यांकन कर रहे हैं। और यह आत्ममूल्यांकन हमें भविष्य के प्रति आश्वस्त करता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम भारतीय भाषाओं को संपन्न बना पाएंगे, हम भारतीय भाषाओं से जन जन को जोड़ पाएंगे भारत के। और उसके लिए हमें उदार होना होगा, शुद्धतावादी आग्रह छोड़ना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि 50 वर्ष बाद के भारत में भारतीय भाषाएं, अंग्रेजी भी होगी, भारतीय भाषाएं अपने सही स्थान पर होंगी। और वो सिर्फ साहित्य की भाषा नहीं होंगी, वो सिर्फ किचन की भाषा नहीं होंगी जिसमें हम सिर्फ रोटी और दाल नहीं मांग रहे होंगे। वहां ज्ञान विज्ञान की चर्चा भी हम लोग करेंगे। ये चीज होनी चाहिए। हम लोगों की दिक्कत ये है कि हम लोग लोकल जो है वो खराब कर देते हैं, एसटीडी और आईएसडी ठीक रखते हैं। अब तो खैर मोबाइल का दौर आ गया। थोड़ा पहले जब फिक्स फोन हुआ करते थे तो उसमें लोकल होता था, एसटीडी होता था और आईएसडी होता था। तो लोकल खराब हो गया, एसटीडी ठीक रहा, आईएसडी ठीक रहा। एसटीडी ठीक रखिए, आईएसडी ठीक रखिए, लेकिन लोकल को सबसे ठीक रखिए, क्योंकि स्थानीयता के बिना कोई वैश्विकता नहीं होती है। जिस आदमी के पैरों में जमीन नहीं होती वो उड़ भी नहीं सकता है,
उड़ भी नहीं सकता है। इसलिए अपने पैरों, और हमारी मातृभाषा जो है वो हमारी जमीन है, हमारी पृथ्वी है, हमारी धरती है, वो हमारे आत्मा की भी धरती है, वो हमारे ज्ञान की भी धरती है, वो हमारी चेतना की भी धरती है, हमारी अभिव्यक्ति की धरती है। तो मैं भविष्य को लेकर बहुत आश्वस्त हूं। हो सकता है कि आज जिस हिंदी में हम बात कर रहे हैं वह हिंदी ना हो 50 साल बाद की, जैसे भारतेंदु के समय की हिंदी आज नहीं है, बहुत कुछ उसमें बदलाव आ गया है। रानी केतकी की कहानी की जो हिंदी है वह प्रेमचंद की हिंदी नहीं है, जो प्रेमचंद की हिंदी थी वह आज के कथाकार की हिंदी नहीं है। भारतेंदु ने ब्रजभाषा में कविताएं लिखी, लेकिन द्विवेदी युग के जो कवि खड़ी बोली में कविताएं लिख रहे थे, मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, वैसी ही भाषा छायावाद में नहीं रही। क्रमशः भाषा बदलती गई है, तो भाषा तो बदलेगी। 50 साल बाद की हिंदी थोड़ी अलग होगी, उसमें हो सकता है अंग्रेजी हो सकता है कि उसमें और बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण हो, लेकिन वह हिंदी होगी और शायद सांस्कृतिक भावबोध से वो कटी नहीं होगी। वो एक बहुत जरूरी चीज है। भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं है, भाषा आत्मचेतस होने का भी माध्यम है। भाषा मनुष्य बनाने की प्रक्रिया का भी माध्यम है। आप देखें कि जब कष्ट में होते हैं तो कैसे मातृभाषा याद आती है लोगों को, उसमें जो दुख के शब्द निकलते हैं उस मातृभाषा में निकलते हैं। कई बार प्रसन्नता के शब्द भी मातृभाषा में निकलते हैं। और अगर उस क्षण कोई किसी सीखी हुई भाषा में कोई शब्द कह रहा हो तो दोनों की अभिव्यक्ति का अंतर आप महसूस कर सकते हैं। तुरंत जो निकलती है मातृभाषा में और किसी सीखी हुई भाषा में जो बात आप कहते हैं, दोनों का फर्क समझ में आता है। तो मित्रों, आज मैं ये निवेदन करना चाहता था कि जब हम हिंदी की बात कर रहे हैं, भारतीय भाषाओं की बात कर रहे हैं, तो हम अंग्रेजी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम इन भाषाओं के उचित महत्व की बात कर रहे हैं। हम इन भाषाओं में ज्ञान विज्ञान की उपस्थिति की बात कर रहे हैं, और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ हम लोग कर सकते हैं। ये अवसर हम लोगों के पास है कि हम लोग इसको जोड़ लें, देख लें। केदारनाथ सिंह, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, बड़े कवि, मेरे गुरु भी थे, उनकी एक कविता है जेएनयू में हिंदी। उस कविता को कभी पढ़िए अगर आप लोगों को अवसर मिले। वो कविता ये बताती है कि किस तरह जो अकादमिक परिसर हैं वो भारतीय भाषाओं से कट चुके हैं, हिंदी से कट चुके हैं। इस राष्ट्रीय शोक से हम लोगों को निकलना है, भारतीय भाषाओं को महत्व दिलाना है। ये होगा तभी इन भाषाओं का बड़ा महत्व बनेगा, होगा। बहुत सारी चीजें मेरे पास कहने के लिए हैं, लेकिन आप लोग भी जो है परेशान हो रहे हैं। एक बात बराबर याद रखिए मित्रों, कि जिस वृक्ष के पास जड़ें नहीं होती हैं वह तेज हवा में भी गिर जाता है। आंधी तो बड़ी दूर की बात है, आंधी में तो न जाने क्या हो जाएगा। जड़ न हो तो तेज हवा भी आएगा तो वो बहरा जाता है। इसलिए मातृभाषा के बिना, हिंदी के बिना, हम चाहे जितनी अंग्रेजी सीख लें, बिना जड़ के पेड़ की तरह ही होंगे। हम सांस्कृतिक अकेलेपन में ही रहेंगे, उससे कोई बचा नहीं पाएगा हमें। इन सब से मुक्त होने के लिए जरूरी है कि हम लोग हिंदी की ओर बढ़ें, भारतीय भाषाओं की ओर बढ़ें, त्रिभाषा फार्मूले की ओर बढ़ें, भारत की भाषाओं को प्रेम करें, अनुवाद में ही सही भारत की दूसरी भाषाओं का साहित्य पढ़ें, जाने कि उस मोहल्ले में क्या हो रहा है। इस मोहल्ले की खबर तो आपके पास है, दूसरे मोहल्ले में क्या हो रहा है इसको भी जानिए। इंग्लैंड अमेरिका में क्या हो रहा है यह तो आप जानते हैं, लेकिन कर्नाटक में क्या हो रहा है, केरल में क्या हो रहा है, यह आप नहीं जानते हैं। यह जानना जरूरी है, और भाषा के प्रेम से ही हम ये जान पाएंगे। और ज्ञान विज्ञान सुलभ कराना हमारी पीढ़ी का, और जो आप लोग तैयार हो रहे हैं उस पीढ़ी का काम है कि ज्ञान विज्ञान की चीजें हम लोग हिंदी में ले आएं, भारतीय भाषाओं में ले आएं। बहुत सारी बातें हैं मित्रों कहने के लिए, आज आप लोगों ने यह अवसर दिया, मुझे इसकी बहुत प्रसन्नता है। और याद रखिए कि हिंदी किसी भी भारतीय भाषा की दुश्मन नहीं है, किसी भी भारतीय भाषा के विकास में अवरोध करने वाली नहीं है। हम सब एक नाव में सवार हैं, नाव डूबेगी तो सब डूबेंगे, इसलिए सब मिलजुल कर आगे बढ़ें।
बहुत आभारी हूँ। मैं महाविद्यालय का भी प्राचार्य, महाविद्यालय की प्राचार्य का भी, राम लखन जी, सुनीता जी, आप सबका, सभी मित्रों का जिन्होंने बुलाया, जिन्होंने सुना। लेकिन अगर आगे कुछ हम सब कर पाएं तो शायद हिंदी के भविष्य के लिए वह जरूरी होगा। बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।